लीजिए बच्चों, अभी एक और क्वेश्चन है हमारे पास। जेई 2009 में पूछा था कि 400 नैनोमीटर के प्रकाश से किसी धातु के पृष्ठ को प्रदीप्त किया जाता है। ठीक है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा हमें इतनी दी हुई है। धातु का हमसे क्या पूछा है? कार्यफलन। एससी की वैल्यू हमें दी हुई है, आपको पता भी है ना। 4 ऑप्शन भी हमारे पास है और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था ये, और इसी में से चारों में से करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं, साथ मिलके करेंगे। हो गया? करें 1 2 3। चलिए, अब हमें क्या बताना है? धातु का कार्यफलन, और इसकी गतिज ऊर्जा हमें क्या है? दी हुई है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है K = E - phi। क्लियर है? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास 1.68। E होता है हमारे पास Sc/λ। Sc की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट, 0 से ये कैंसिल आउट, और -5 इससे जाएगा ये 3.1 टाइम्स, और फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फाई को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 3.1 - 1.68, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है। अब चेक करते हैं ऑप्शन के अंदर, सो 20 करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो पॉज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। ये बच्चों एक और क्वेश्चन है आपके पास, जेई 2006 में आया वो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये एक धात्विक पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति हमें दी हुई है, वर्क फंक्शन है इसका 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा से संबंधित है, और इस पृष्ठ पर आपतित विकिरण के लिए निरोधी विभव दिया हुआ है 5 वोल्ट है। आपतित विकिरण जिस क्षेत्र में होगा, मतलब वो रीजन आपको बताना है कि विकिरण किस क्षेत्र की है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास: पराबैंगनी क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और एक्सकिरण क्षेत्र। ठीक है, तो जेई 2006 में पूछा गया था, सिंगल करेक्ट है, 1 ऑप्शन करेक्ट होगा ओनली। तो आप वीडियो पॉज करें, करने की कोशिश ट्राई करें एक बार, फिर साथ मिलके करते हैं जल्दी स्पीड से। हो गया? करें 1 2 3। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें, फॉर्मूला हमारे पास आता है K = E - phi। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ? देहली आवृत्ति। मतलब अगर आप देखेंगे, एक वर्क फंक्शन हमें मिला हुआ है, और K और स्टॉपिंग पोटेंशियल के मिड में एक रिलेशन आता है, तो उसी रिलेशन का यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 Sc/λ माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 6.2। तो Sc/λ = 5 + 6.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा Hc/11.2। अब इसकी पूरी वैल्यू रखोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸, है ना, तो 11.2। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1108.1 एंगस्ट्रॉम, नियर अबाउट इसके आंसर आएगा। अब ये किसमें रीजन लाई करता है? ये किसमें लाई करता है? आपका पराबैंगनी क्षेत्र में। अगर आप देखेंगे तो ये जो वेवलेंथ है ये किसमें लाई करती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए लिखें इसको फटाफट। हाँ तो बच्चों देखें, अब क्वेश्चन आता है एक और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक प्रकाश सुग्राही धात्विक तल का कार्यफलन h-μ0 है। यदि इस तल पर 2h-μ0 ऊर्जा के एक फोटोन आपतित हो तो उत्सर्जी इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग हमें दे रखा है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे धातु के प्लेट से, उसका वेग दे रखा है 4 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। जब फोटोन ऊर्जा बढ़ाकर 5h-μ0 होगी तो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग क्या होगा? ये हमसे पूछ रहा है। ये शायद नीट 2005 में आया क्वेश्चन है,
AIPMT, तब AIPMT चलती थी और ये 2005 में आया क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या निकालना है कि जब ऊर्जा 5 h होगी तो जो इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट से बाहर निकलेंगे उनका वेग कितना होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और बार बार एक ही चीज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे एक ही चीज रिपीट कर रही है, जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन का। तो देखें सॉल्व करता हूं मैं, या एक काम करिए वीडियो पॉज करें, आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, फिर साथ में मिलके करते हैं, है ना, जल्दी स्पीड से। हो गया भाई, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन भी आपके सामने रखे हुए हैं। हो गया 1 2 3, चलिए देखते हैं। तो ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं, इसी में से एक सिंगल करेक्ट। आपको पता है नीट का पेपर जो होता है PMT का, सिंगल करेक्ट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, तो चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। आइए सॉल्व करते हैं मिलके। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू E माइनस फाई, ठीक है। तो देखें 1/2 mv1 स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें दे रखा है कितना 2h म्यू नॉट माइनस h म्यू नॉट, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू निकलेगी 1/2 mv1 स्क्वायर इक्वल टू h म्यू नॉट, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। सेकंड केस में आते हैं, जब ऊर्जा इतनी होगी तो देखें 1/2 mv2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5h म्यू नॉट माइनस h म्यू नॉट, आएगा हमारे पास 4h म्यू नॉट। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, h म्यू नॉट की वैल्यू 1/2 mv1 स्क्वायर यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखें क्या आता है 1/2 mv2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1/2 mv1 स्क्वायर। अब देखें यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4v1 स्क्वायर। तो v2 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 2v1, है ना। और v1 की स्पीड हमें दे रखी कितनी 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से v2 इक्वल्स टू 2 × 4 × 10⁻6, तो वी विल गेट 4 दूनी 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकंड केस में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी चाल कितनी, उनका वेग कितना होगा 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो डी इज करेक्ट आंसर। डी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। जिन्होंने किया होगा मार्क्स मिले होंगे उन्हें। चलिए तो इसको फटाफट लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो और नीट में आए हुए। चलें बेटा, नीट 2007 में आया वो क्वेश्चन, AIPMT 2007 में आया वो क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है देखें, एक लेजर द्वारा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है आपको। आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति पावर दे रखी है 2 × 10⁻³ वोट है। स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की औसत संख्या क्या होगी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन भी आपके पास हैं। ए ऑप्शन 5 × 10⁻14, बी ऑप्शन 5 × 10⁻15, सी ऑप्शन 5 × 10⁻16, डी ऑप्शन 5 × 10⁻17। चारों में से एक ही आंसर है, तो आप वीडियो पॉज करें, करने की कोशिश करें, फिर साथ मिलके करते हैं। अब देखें तो जो है नंबर ऑफ प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या, इसका हमारे पास डायरेक्टली सूत्र है। क्या है आपके पास, पावर, हिंदी में लिखूं, हिंदी चल रही है, शक्ति अपॉन एनर्जी
या एक फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, तो यहां से आएगा नंबर ऑफ फोटोन। देखें शक्ति कितनी दे रखी है अपन को, अगर यहीं पर लिखूं मैं, यह आ जाएगा आपके पास P/HF। डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी पूछे नंबर ऑफ फोटोन तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। तो N इक्वल्स टू पावर कितनी है 6, सॉरी ये रही 2 इंटू 10 की घात -3, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 ले लें, 10 की घात -34 इंटू आवृत्ति कितनी है आपके पास 6 इंटू 10 की घात 14। अब देखें ये भी धनात्मक ऋणात्मक, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, ये -20। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 10 की घात -3, अभी आ जाएगा 6 तियाँ 18, सॉरी 3 तियाँ 9, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 1 19 इंटू 10 की घात -20। अब यहाँ से अगर निकालें तो इससे निकलेगा ये कितना बच जाएगा 3 माइनस के 17। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप डिवाइड लगाएंगे इसका तो ये आ जाएगा आपके पास 5.03 इंटू 10 की घात 15, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। तो चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर अगर चेक करेंगे तो बी ऑप्शन, बी से हमारा नियर अबाउट मैच कर रहा है। ये लगभग जाएगा आपके पास, इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10 की घात 15 फोटोन प्रति सेकंड निकल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए लिखें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, लेक्चर बढ़ाते हैं, मैटर वेव्स पे आते हैं। लिखें बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास। किसी प्रकाश सुग्राही धातु के लिए देहली आवृत्ति हमें दी हुई है 3.3 इंटू 10 की घात 14 हर्ट्ज है। यदि इस धातु पर, प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब उस मेटल की बात कर रहा है यहाँ पर, 8.2 इंटू 10 की घात 14 हर्ज की आवृत्ति का प्रकाश अगर गिरे उस पर, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी या अंतक वोल्टता क्या होगी। तो अब आपके लिए फॉर्मूला आता है, लेकिन पहले आप वीडियो पॉज करें, इसको करने की कोशिश करें, फिर साथ मिलकर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यूज करते हैं फेमस फॉर्मूला ऑफ आइंस्टीन सर, K इक्वल्स टू E-5। तो निरोधी विभव काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन हमें मिला था जब मैंने पढ़ाया था लेक्चर्स में, E-V0 इक्वल्स टू HF माइनस HF। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, V0 क्या है यहाँ पर, कट ऑफ पोटेंशियल जो अंतक बोला गया निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या हिंदी में लिख दूं मैं निरोधी वोल्टता जो आपसे पूछ रहा है। तो ये है V0 इक्वल्स टू, H कॉमन लिया, E डिवाइड लगाया, F कितना दे रखा है आपको 8.2 इंटू 10 की घात 14 माइनस 3.3 इंटू 10 की घात 14। चलिए, तो 10 की घात 14 भी बाहर निकाल लें, इसमें से V0 इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की घात -34 इंटू 10 की घात 14 भी बाहर निकाल लो, 10 की घात 14 डिवाइडेड बाई
चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की घात -19, ठीक। अब यहाँ से आएगा आपके पास, तो 12 में से 3 गए 9, 9 और यहाँ पर 7, 7 में से 3 गए तो 4, तो 4.9 ये रहा आपके पास। चलिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, इससे ये कटा तो -20, इससे ये गया -1। अब V0 इक्वल्स टू 66 इंटू 160, 60 इंटू 10 कर दे, -1 है तो नीचे जाएगा, 10 कर दे और इंटू 4.9, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट जो जाएगा 2 वोल्ट आंसर आएगा। इसका सॉल्व करके देखिएगा, नियर अबाउट 2 वोल्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर रहा हमारे पास बी ऑप्शन। और इसे पोज करें, इसको फटाफट लिखें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, करंट में जल्दी से करेंगे बेटा। हाँ तो बच्चों, एक और क्वेश्चन नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, नीट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अवरोधन कट ऑफ आवृत्ति म्यू है, दे रखी है हमें। यदि आवृत्ति 2 म्यू की विकिरण धातु के प्लेट पर टकराती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संभावित वेग होगा। अब इसमें द्रव्यमान ले रखा इलेक्ट्रॉन का क्या माना हुआ m, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, चारों में से एक कोई एक आंसर होगा इसमें से, है ना। तो आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करें और करें इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करें, आंसर निकालें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और फिर साथ मिलकर करते हैं, है ना। जल्दी से फटाफट करें बेटा। देखें तो सॉल्व करता हूं मैं इसको यूजिंग फॉर्मूला ऑफ फेमस आइंस्टीन सर, K इक्वल्स टू A-5, तो यह आ जाएगा 1/2 mv² इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 2v, तो 2h2 म्यू माइनस h म्यू, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1/2 mv² इक्वल्स टू, अब इसमें 2 में से 1 जाएगा तो h म्यू, और ये v है, ये म्यू है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, अधिकतम संभावित वेग v पूछ रहा है, तो v² इक्वल्स टू 2h म्यू अपॉन m, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा यहाँ पर रूट। तो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप लोगों ने भी सही किया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आता है सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फटाफट लिखें, लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, मीटर वेव्स स्टार्ट करते हैं, बढ़िया चैप्टर, मजेदार तरीके से। चले बेटा जल्दी कॉपी करें इसको। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नई चीज। जो मैटर है वही क्या है, तरंग, ठीक है। मैटर मतलब मैं, आप, उनके वो, उनके वो, ठीक है। तो अबोर्ड कैमरा, ये चौक हो गया, मोटरसाइकिल, कार एटसेट्रा, मतलब जो भी हैं क्या है, तरंग, सब रखते हैं अपने पास क्या, तरंग प्रकृति। इसी चीज की पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पे विचार करेंगे, है ना। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है। देखिए, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव आया तब यह सिद्ध हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश, हिंदी में लिखा जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जब प्रकाश विद्युत प्रभाव आया तो दुनिया यह समझ गई कि जो प्रकाश है उसके पास क्या है, कणीय प्रकृति। प्रकाश के मतलब कि जो सूर्य से विकिरण निकल रही है, पहले यह समझा जाता था कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति का है। लेकिन जब प्रकाश विद्युत प्रभाव आया तो दुनिया ये समझ गई कि प्रकाश के पास कणीय प्रकृति भी है कि नहीं है बात। तो प्रकाश
जो विकिरण है आपके पास, विकिरण प्रकाश कणीय प्रकृति का होता है। यह बात सिद्ध हुई किसके अंदर? प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर। जब आया निकल के तो दुनिया समझ गई कि अच्छा, इसके बाद तरंग प्रकृति के अलावा कणीय प्रकृति भी होती है ना। तो पहले दुनिया क्या समझती थी कि जो लाइट है या जो रेडिएशंस हैं, लाइट मतलब प्रकाश, रेडिएशन मतलब विकिरण, कि जो लाइट है, पहले दुनिया ये समझती थी कि जो प्रकाश है उसके पास क्या है? वेव नेचर, हिंदी में लिखा जाए तो तरंग प्रकृति। तो पहले दुनिया ये समझती थी कि जो प्रकाश है वो किस प्रकृति का है? तरंग प्रकृति का। कब? 1905 से पहले, यहां तक जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आया था तो दुनिया यह मानती थी कि जो प्रकाश है वो उसके पास क्या है? तरंग प्रकृति। क्यों? ऐसी परिघटनाएं निकल के आई सामने कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को क्या मिला? बल। अब बात आती है कौन कौन सी परिघटनाएं ऐसी मिली कि जिससे यह पता चला कि जो प्रकाश है वो किस प्रकृति का है? तरंग प्रकृति का। वो परिघटनाएं थी बेटा, व्यतिकरण, यंग डबल स्लिट के अंदर पढ़ा होगा आपने, विवर्तन, और सबसे मजेदार आया हमारे पास ध्रुवण, है ना। तो इन परिघटनाओं मिलने से प्रकाश तरंग प्रकृति का हुआ, ये चीजें क्या दी? बल दी। ठीक है। कुल मिला के कहानी ये है कि जब व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण निकल की परिघटनाएं निकल के आई तो दुनिया मानने लगेगी जो भाई प्रकाश है वो किस प्रकृति का है? तरंग प्रकृति का। लेकिन जब प्रकाश विद्युत प्रभाव आया तो दुनिया यह भी समझी कि अरे भैया इसके पास क्या है? पार्टिकल नेचर भी, पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति। और इस चीजों को बल मिला कि जब कुछ परिघटनाएं निकल के आई जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। यह कब पता चला? जब प्रकाश विद्युत प्रभाव ने समझाया कि भाई प्रकाश के पास क्या है? कणीय प्रकृति भी है। और भी कुछ परिघटनाएं हैं, कॉम्पटन प्रभाव और कृष्णिका विकिरण, तो जब ये चीजें निकल के आई तो दुनिया ये भी समझी कि जो पार्टिकल, जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति का भी होता है। ठीक है। तो ये चीजें, इन चीजों को बल मिला किससे? प्रकाश विद्युत प्रभाव से, कॉम्पटन प्रभाव से और कृष्णिका विकिरण से। तो दुनिया ये भी समझी कि जो प्रकाश है उसके पास क्या है? ड्यूल नेचर, कि प्रकाश के पास तरंग प्रकृति भी है और प्रकाश के पास क्या है? कणीय प्रकृति है। लेकिन बताने वाली चीजें अलग अलग हैं। जो वेव नेचर बताएगा व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, पार्टिकल नेचर को बल मिला कब? हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव आया, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका विकिरण,
तो इन चीजों से बल मिला इस चीज को। आप इसको लिख लें आप फटाफट, फिर और स्टडी करते हैं इसकी, और मैं बताता हूं आपको। जल्दी से वीडियो पॉज करें, लिखें, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको ये समझ में आया कि भाई प्रकाश के पास तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी है। अब जो प्रकाश है उसके पास क्या है? ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति। फिर क्या हुआ? एक चीज और आई जो दे ब्रागली साहब लाए। उन्होंने क्या बताया कि जो द्रव्य है, कण हैं जो, उनके पास क्या है? तरंग प्रकृति भी है ना। तो उन्होंने एक लाइन लिखी, और काफी, ना कोई एक्सपेरिमेंट था, ना कुछ था। क्या लाइन थी वो देखें। प्रकृति में समरूपता, प्रकृति में समरूपता है। ठीक है, प्रकृति में क्या है? समरूपता है। नेचर है सिमेट्री। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने बताया कि जो द्रव्य है, पहले दुनिया क्या मानती थी? जो प्रकाश है वो वेव नेचर रखता है अपने पास, उसके पास क्या है? तरंग प्रकृति। तो बाद में जो प्रभाव निकल गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका विकिरण निकल के आए, तो यह मानने लगे कि अच्छा, प्रकाश के पास क्या है? कणीय प्रकृति भी है। अब दे ब्रागली साहब आए, उन्होंने बोला हो प्रकृति में क्या है? समरूपता है, कि जो द्रव है, मतलब अर्थात जो कण है, वो अगर कणीय प्रकृति रखते हैं अपने पास, कणीय प्रकृति, तो उनके पास तरंग प्रकृति भी होगी। मतलब अगर कणीय प्रकृति के हैं तो उनके पास क्या होगी? तरंग प्रकृति। है कि नहीं बात? अब उन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्रकृति में क्या है? समरूपता। अब इन्होंने कैसे बताया? ना कोई एक्सपेरिमेंट, ना कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट एक लाइन। प्रकृति में क्या है? समरूपता है। जितने भी कण हैं, अगर उनके पास कणीय प्रकृति है, तो पहले यह सिद्ध हुआ था कि अगर प्रकाश तरंग प्रकृति का है तो उसके पास क्या है? कणीय प्रकृति भी। जो परिघटनाएं निकल के आई, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन देव ब्रागली साहब आए, उन्होंने बोला प्रकृति में समरूपता है, कि जितने भी द्रव्य हैं उनके पास क्या है? कणीय अगर प्रकृति है तो उनके पास क्या है? तरंग प्रकृति भी होगी। है या नहीं? तो अब इन्होंने क्या किया? अगर आप पूछें कि क्या कोई एक्सपेरिमेंट था? बिल्कुल नहीं। क्या कोई इन्होंने एक्सप्लेन किया था किसी माध्यम से? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक लाइन बोली, प्रकृति में समरूपता है, अगर द्रव्य के पास कणीय प्रकृति है तो वो क्या, उसके पास क्या होनी चाहिए? तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए। अब ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है इसको कैसे लिखेंगे? ये आएगा पॉइंट आपके पास कि अगर, यदि लिखें, यदि प्रकाश अर्थात विकिरण अगर प्रकाश कण के रूप में व्यवहार कर सकता है, जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझ में आया, अगर प्रकाश कण के रूप में व्यवहार कर सकता है तो कण भी तरंग के रूप में व्यवहार करेगा। मतलब इतनी बड़ी बात किन्होंने बताई? दे ब्रागली साहब ने, या दे
अब इंग्लिश में बोलेंगे तो डी ब्रोय बोलते हैं, डी ब्रोगली भी बोलते हैं, हिंदी में द्रे ब्रागली साहब ने क्या बोला, प्रकृति में समरूपता, एक लाइन मतलब बोली ना कोई। आपको बताया मैंने बार बार, आप भी सोच रहे होंगे कि सर बार बार एक ही, मतलब आप खुद सोच के देखिए, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लाइन, प्रकृति में समरूपता है। उन्होंने बताया कि अगर जो द्रव हैं, जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, वो अगर उनके पास कणीय प्रकृति है तो उनके पास क्या होगी, तरंग प्रकृति भी होगी। ठीक है, और इसी बात के लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला, सिर्फ इसी एक बात के लिए। अभी मैं जस्ट इसके बाद आपको वो बात बताने वाला हूं कि कौन सी लाइन उन्होंने लिखी जिसके लिए उन्होंने क्या मिल गया, नोबेल प्राइज भी। तो फटाफट इसे वीडियो पोस्ट करके इतना सा लिखें आप, फिर मुझे जगह मिलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वो लाइन थी विशेष जिसके लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज भी। फटाफट लिखें बेटा वीडियो पोस्ट करके। डी ब्रोय हाइपोथेसिस, मतलब ये उस समय क्या कर रहे थे, अपनी पीएचडी कर रहे थे, डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए। मतलब थीसिस में आप पीएचडी करें तो अगर आपकी थीसिस क्या हो जाए, गलत, तो फिर आपके 4-5 साल क्या हो जाते हैं, बेकार। विशेष तौर पे ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का। डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है आपको, मतलब वो वाले डॉक्टर नहीं जो हमारा इलाज करते हैं, मतलब एक और तरह के डॉक्टर होते हैं जो पीएचडी करने के बाद आपको एक उपाधि मिलती है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी थीसिस के अंदर एक चीज लिखी। क्या चीज लिखी जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। कोई मतलब आप सोच के देखें, अगर हम लोग मतलब कोई भी कहे बिना किसी प्रूफ के, एक लाइन कहे, कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा। लेकिन इनकी बात, इनकी इतनी बड़ी बात क्या थी, वो बात प्रत्येक गतिशील कण के पास तरंग होती है, तरंग, प्रत्येक गतिशील कण के पास तरंग है जो इससे जुड़ी होती है, जो इससे जुड़ी होती है। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं आपको, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेब एसोसिएटेड विद इट। प्रत्येक गतिशील कण के पास तरंग है जो इससे जुड़ी हुई है या जुड़ी होती है। यह सिर्फ एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज टू डी ब्रोय साहब। मतलब इन्होंने अपनी थीसिस में बता दिया इस चीज को कि प्रत्येक गतिशील कण के पास तरंग है जो इससे जुड़ी होती है। तो जब मतलब कि साइंटिस्टों की संसद बैठी हुई थी तो उन्होंने इस बात के, भाई आप अगर थीसिस सबमिट करोगे तो उसके लिए मतलब पूरा वो होना चाहिए। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट बैठी थी उस समय, मतलब चर्चा जब करते हैं, पंचायत बैठी रहती है, उसके अंदर कई और भी साइंटिस्ट थे। अब सबको क्या चाहिए होता है, सब टांग खींचने में लग जाते हैं, किसी आदमी कोई बढ़ने नहीं देना चाहता। लेकिन वहां से फिर अल्बर्ट आइंस्टीन सर को बुलाया गया वहां से कि भाई ये जो आदमी है, ये जो भैया हैं, ये जो कह रहे हैं, इनकी बात में कितना दम है कि नहीं है, कि आप इसको देखें कि ये जो एक लाइन कह रहे हैं कि प्रत्येक गतिशील कण के पास तरंग है जो इससे जुड़ी होती है, तो क्या ये बात सही है या गलत है। उन्होंने बताया बच्चे की बात में दम तो है। तो उस अल्बर्ट आइंस्टीन सर उस समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका मतलब कि दबदबा था।
मतलब उन्होंने कह दिया है, मतलब फाइनल है भैया, दे दो उसको, उसको डिग्री दे दो, काम खत्म है। अब सबको क्या चाहिए? प्रूफ। भाई किस बेसिस पे दें? एक लाइन के ऊपर थोड़ी कुछ किसी को पास कर दिया जाए कि अच्छा आपने एक लाइन बताई, चलो आपको आईआईटी बॉम्बे एडमिशन करा दिया जाए, है ना, या एम्स में आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, काम ख़त्म है, ना कोई पेपर होगा ना कुछ होगा। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो उस समय की बात बता रहा हूँ आपको। अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने बताया कि हाँ भाई ठीक है, मतलब कि सर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ है, इसकी बात में दम है। उन्होंने बताया कि अगर प्रकाश, अगर आप तरंग प्रकृति मान रहे हो, आपने क्या बोला कि भाई बाद में निकल के आया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्रकाश कणीय प्रकृति का भी होता है, प्रकाश के पास क्या है, कणीय प्रकृति भी है। तो उन्होंने बताया कि प्रकृति में समरूपता है भाई। अगर प्रकाश तरंग प्रकृति का है और वो कणीय प्रकृति का हो सकता है, तो अगर कण है, वो कणीय प्रकृति है उनके पास, तो उनके पास तरंग प्रकृति भी होगी। इसी बात को सिद्ध किया डेविसन जर्मर साहब ने। आगे चल के बात आएगी आपके पास। डेविसन जर्मर साहब ने बताया कि जो भाई कण हैं वो तरंग प्रकृति रखते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया अपने, आगे चल के आएगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद और दबदबा तब हुआ जब जे थॉमसन सर के बेटे जीपी थॉमसन सर ने भी यह सिद्ध कर दिया कि जो कण हैं उनके पास क्या है, तरंग प्रकृति भी है कि नहीं है। और यही तरंगे क्या कहलाई? मैटर वेव्स। यही तरंगे क्या कहलाई? मैटर वेव्स। तो चैप्टर का नाम भी था हमारे पास मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। एक नई तरंगे आई। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। समझ में पहले हमें क्या पता था कि भाई साउंड वेव है हमारे पास, ध्वनि तरंगे हैं, और वेव स्ट्रिंग है, ऑर्गन पाइप्स, यही हमारे पास तरंगे समझ में आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लेकिन एक नई वेव मिली उस समय जब दे ब्रॉय साहब ने बताया कि भैया प्रत्येक गतिशील कण के पास तरंग है जो इससे जुड़ी होती है। तो वो तरंगे क्या कहलाई? मैटर वेव्स। और ये तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा आप किससे दी जाएगी? देखें तो ये तरंगे क्या कहलाई? द्रव्य तरंगे कहलाई। और इन द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य किससे देते हैं? अब आपको बताऊं मैं। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। मतलब ये m मास का कोई पार्टिकल है, कोई कण है जो v वेग से चल रहा है। तो आपको पता है अगर कोई पार्टिकल चलेगा v वेग से m मास का, तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम, कुछ ना कुछ संवेग होगा उसके पास, p = mv। तो उन्होंने बताया भाई कि जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या है? h/p। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया, ठीक है, अपनी परिकल्पना के अंदर ये चीज़ें उन्होंने बताई। और यहाँ से अगर लैम्डा = h/mv, तो ये बातें पहले किसके लिए ठीक थी? फोटोन के लिए,
ठीक है। तो यहाँ से h क्या है आपके पास, प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है मास, और v क्या है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से h प्लैंक कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला है फोटॉन्स के लिए वैलिड, h की वैल्यू होती है अपने पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और m क्या है आपके पास मास, या p की बात करें यहाँ पर, p क्या है मोमेंटम पार्टिकल का। ठीक है, और लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो ये चीजें रही आपके पास। ये डी ब्रोइस साहब ने बताया, मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर ली है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर, तो वीडियो पोस्ट करें, फटाफट लिखें, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें चर्चा करते हैं भारी कण लार्ज मास, मतलब जिनके बड़े द्रव्यमान हो। भारी कण के तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते भाई, इसे देखा नहीं जा सकता है। अभी आपको मैं समझाता हूँ, देखा नहीं जा सकता है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बता दिया कि कोई भी गतिशील कण हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, किसी कोई देख ही नहीं रहा है कि मैं ऐसे तरंग की जैसे चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कोई आदमी मोटरसाइकिल से चले, तो आपने देखा होगा कि आप साइकिल से चलें या मोटरसाइकिल से भी चलें, ठीक है, और किसी को देखें कोई और भी जा रहा हो, अरे यार ये तरंग तो नहीं दिख रहा है, तो सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। फिर कोई ट्रक जा रहा हो, कोई कार जा रही हो, तो फील ही नहीं आती कि क्या बोला इन्होंने, हमें तो कुछ दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो बात अभी आपको समझ में आएगी कि क्यों आपको मैं चलूं, आप चलें, आपके वो चलें, उनके वो चलें, है ना, तो क्यों नहीं दिखाई पड़ता कि जो हम लोग हैं हमारे पास वो तरंग प्रकृति नहीं, ये क्यों है, आप देखें, समझे। आइए बहुत बढ़िया चलेगा, एक एक पॉइंट समझ के चलेंगे हम लोग। तो जैसे मान लें कोई भी मोटा ताजा आदमी है ना, मैं और इसका मास मान लें कि भाई 60 किलो का आदमी है, ठीक है, और ये चल रहा है आपके पास, कितना द्रव्यमान लें, कितना वेग लें इसका, 10 मीटर पर सेकंड ले लें, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। ये 100 किलो का आदमी भारी, मतलब और मानो 500 किलो का नहीं मानना है है ना। मान लेते हैं कोई गोलू है भैया, गोलू भैया का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 100 किलो। किस वेग से चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से। आप फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो लेमडा इक्वल टू आएगा आपके पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय एम कितना है 100 इंटू 10। ठीक है, अब ये 30 है, उसके पास अगर आप देखोगे 6.626 इंटू 10⁻⁻37 मीटर, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, -3 ऐड होगा इसमें, -37। इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य है, और किसमें है, ये मीटर में। अभी SI यूनिट में चल रहा है। अगर हम लोग लें लेमडा इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम, ये तो इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य को देखना पॉसिबल नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं,
10⁻², 10⁻³ तक जा सकते हैं, ठीक है। जो एक्स रेज है, यूवी रेज है, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक देखा जा सकता है। इससे छोटी -27, इतनी छोटी है। मैसिव पार्टिकल की बात करें, भारी कण 100 किलो का आदमी लिया भैया, छोटा मोटा आदमी नहीं लिया, 100 किलो, 1 क्विंटल का आदमी ले लिया है ना। आप चाहें तो 200 किलो का भी ले लें, 500 किलो का भी ले लें। तो इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य आ रही है, इसको देखना पॉसिबल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य देखने के लिए। कैसे देखेंगे? हम लोग जा सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, आप छोटी चले एक्सरे तक चले जाएंगे, है ना, यूवी रेज तक जाएं भाई, हम लोग देख सकते हैं 10⁻³ एंगस्ट्रॉम तक, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। 10⁻10 भी अगर एंगस्ट्रॉम ले लें यहाँ पर तो भी नहीं देख सकते हैं गुरु, है ना बेटा बात। तो इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य को नहीं देखा जा सकता। अच्छा, एक एनसीईआरटी ने भी एक एग्जाम्पल लिया था, मैं बताऊं आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी ने क्या बताया था इसी चीज को, कैसे कि एक बॉल है, ये बॉल है, और बॉल का जो मास है 0.10 kg, ठीक है। जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है ये, ठीक है। ये बॉल है, एनसीईआरटी ने बताया बॉल है, और मास इसका इतना है, वेलोसिटी इतनी से जा रहा है। तो क्या इसकी तरंग दैर्घ्य देख सकते हैं हम लोग? आइए लेट्स चेक करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv, तो 6.626 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू 100, पॉइंट हटा दें, 00 लगा दें, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा आपके लिए, क्लियर है। और ये ऊपर जाएगा आपके लिए, तो आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर। तो लेमडा की अगर हम बात करें 6.626 इंटू 10⁻25 एंगस्ट्रॉम, ये भी इतनी छोटी है, बहुत छोटी, बहुत बहुत वेरी स्मॉल वेवलेंथ, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट डिटेक्टेड, मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, या कांट सी, नहीं दे सकते हैं। बहुत बहुत छोटी वेवलेंथ जिसको देखा नहीं जा सकता, ये भी बहुत छोटी, मतलब 10⁻10, अगर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम भी आता है ना, तब भी उसको देखना पॉसिबल नहीं था। 5 भी आता तब भी उसको, अगर -1 हो, -2, -3 तक चलता है, हम वहां तक जा सकते हैं आराम से। यहां तक पहुंचने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, कैसे आप मेजर करोगे? तो इसीलिए आप ये समझें कि जो भी भारी कण हैं, जो भी मैसिव पार्टिकल हैं, भारी कण, जैसे मान लो मैं हूं, आप हैं, ये बोर्ड है, जो भी मैसिव पार्टिकल हैं वो इसीलिए तरंग प्रकृति के नहीं दिख पाते हैं कि उनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ही छोटी है, उसको देखा नहीं जा सकता है। तो कैसे देखेंगे? है तो, लेकिन नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते भाई, कैसे देखेंगे, है ना। तो अब बात आती है कि जो छोटे पार्टिकल हैं, क्या उनको देखा जा सकता है? आइए साथ में चर्चा करते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करें नोट्स में। अब मैं दिखाता हूं आपको कि छोटे पार्टिकल की क्या वेवलेंथ दिखेगी या नहीं दिखेगी। ये एक सस्पेंस है, और सस्पेंस को खोलेंगे हम और आप मिलकर। चलिए आप वीडियो पॉज करें, लिखें बेटा फटाफट। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799, 1800
2121 1821 799 1800 21 21 799।